हेलो स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 की साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स की। तो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। तो कुछ साइकोलॉजी की डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू रॉस, इट इज़ द इंटरप्रेटेड एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर इन मेंटल और फिजिकल टर्म्स। किसी के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करना या उसके बारे में पता करना, उसकी मेंटल और फिजिकल टर्म्स को देखने के बाद क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। एक और डेफिनेशन की मैं आपसे बात करता हूँ। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का साइंस जो है वो साइकोलॉजी होता है। साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। जो साइकोलॉजी होती है वो स्टडी होती है ह्यूमन बिहेवियर की और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं हमारी। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपसे स्पोर्ट साइकोलॉजी की। तो स्पोर्ट साइकोलॉजी बेसिकली होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू सिंगर मैं बात करूँ तो स्पोर्ट साइकोलॉजी एक्सप्लोर वन ऑफ बिहेवियर इन एथलेटिक्स। किसी एथलीट का बिहेवियर का एक्सप्लेन करना क्या होता है, स्पोर्ट साइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ, क्लार्क एंड क्लार्क की डेफिनेशन है, स्पोर्ट साइकोलॉजी इन इज एन अप्लाइड साइकोलॉजी। It is more concerned with the personality, emotional, or motivational aspect of the sport and physical activity. It employs many of the technique used in psychology. इसका मतलब बनता है कि किसी को एक्टिविटीज़ देखकर उसके बारे में डिस्कस करना, फिजिक उसकी पर्सनैलिटी का, उसको इमोशंस को देखकर उसे मोटिवेशन करना क्या है, साइकोलॉजी है। कुछ डेफिनेशन है हमारी स्पोर्ट साइकोलॉजी की भी। हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जो स्पोर्ट साइकोलॉजी है। तो कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट है इनहेंस फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज़। जब हमें किसी की के बारे में पता चल जाता है तो हम क्या उस पर्सन को अच्छे से जान जाते हैं और उसकी हम सारी कैपेसिटीज़ के बारे में क्या है हमें पता लग जाता है उसके बिहेवियर से। सेकंड है असिस्ट टू लर्न मोर स्किल, मोटर स्किल्स। जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है वो एक मेजर रोल प्ले करती है मोटर स्किल्स लर्न करने में। जब हम स्किल्स लर्न करते हैं तो कुछ हमारे लेवल्स होते हैं, लेवल ऑफ रेडीनेस है, साइकोलॉजिकल रेडीनेस है, फिजियोलॉजिकल रेडीनेस है। तो हम उस काम के लिए कितने तरह से तैयार होते हैं, तो उस तरह से तैयार होना, रेडीनेस ही क्या है, हमें सब स्किल्स के बारे में बताती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अपने सामने वाले प्लेयर के या अप किसी कोच को उसके प्लेयर्स के बारे में उनके बिहेवियर से उनकी नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या पता चल जाता है। नेक्स्ट है हेल्प इन कंट्रोलिंग इमोशंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इमोशंस को कंट्रोल करने में, जब वो प्रैक्टिस करते हैं या कंपटीशन में होते हैं। जब भी किसी ह्यूमन बिहेवियर की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बहुत सारे एथलीट्स होते हैं जिनके अंदर एंगर, डाइजेस्ट, फियर, नेगेटिव सेल्फ थिंकिंग, फीलिंग ऑफ ओनरशिप जैसे इमोशंस क्या है आते हैं। तो ये हमें एक अच्छे टाइम पर कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या है हमें साइकोलॉजी हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो प्रिपेयर एथलीट्स साइकोलॉजिकली फॉर कॉम्पिटिशन। कहीं पर अगर एक्टिविटी से पता चल जाता है प्लेयर की कि ये प्लेयर रेडी नहीं है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर या किसी भी कंपटीशन में, तो क्या होता है उसे साइकोलॉजिकल तरीके से मोटिवेट किया जाता है। इसीलिए ही क्या है कि जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं उन्हें एक उनकी रिक्वायरमेंट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ चुकी है टीम्स के अंदर। नेक्स्ट है सपोर्ट्स इमोशनल नीड्स ऑफ स्पोर्ट पर्सन। जब
जैसे स्ट्रेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, ये एक नेचुरल इमोशंस होते हैं आपके कंपटीशन और टूर्नामेंट के टाइम पर। तो ये आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज़ें ला सकते हैं। तो इनसे बचना भी क्या है, कैसे हम इनसे दूर हो सकते हैं, ये भी हम साइकोलॉजी के थ्रू ही हो सकते हैं। नेक्स्ट है वो पॉइंट की बात करूँ मैं आपसे, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो कुछ डेफिनेशंस की हम बात करेंगे। तो इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सिमिलर दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उनमें एक स्पेसिफिक डिफरेंट है। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ होता है जो हम देख सकते हैं, जैसे हमारी हाइट में ग्रोथ होती है, वेट में ग्रोथ होती है। डेवलपमेंट होता है मेंटली, क्या हम क्या सोच रहे हैं आने वाले, कितना हमारा जो माइंड है वो डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हर वॉक्स अगर मैं बात करूँ, डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लार्जर। इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज ऑफ एन orderly coherent type toward the goal of maturity। डेवलपमेंट एक लिमिट प्रोग्रेस नहीं है, ये चलता रहता है एक सीरीज से। अकॉर्डिंग टू सीरीज क्या है, कंटिन्यू चलता रहता है। कुछ और डेफिनेशंस हैं हमारी। उसके बाद मैं आपसे अगर बात करूं तो सीधा यही है कि ग्रोथ जो है वो फिजिकली होती है, और जो आपका डेवलपमेंट जो है वो मेंटली होता है। ग्रोथ को हम देख सकते हैं, डेवलपमेंट को हम नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट है हमारा, तो डिफरेंस है ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ग्रोथ मेजर की जा सकती है, डेवलपमेंट जो है वो मेजर नहीं किया जा सकता, वो बिहेवियर से पता चलता है। ग्रोथ जो है वो डेफिनेट एज तक होती है, डेवलपमेंट जो है वो लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ग्रोथ एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है, जहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, उसमें ग्रोथ इंक्लूड होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ जो है वो आपकी हाइट, वेट, शेप, साइज़ में चेंज होता है। डेवलपमेंट जो है आपके बिहेवियर में चेंज होता है। डेवलपमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि वो ग्रोथ के साथ हो, वो खुद भी हो सकता है, लेकिन जो ग्रोथ है वो हमेशा डेवलपमेंट के साथ होती है। ग्रोथ से ही आपकी किसी चीज़ की एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी का पता चलता है। ग्रोथ एक पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, उसके साथ साथ ये इसका एक जो स्कोप है वो लिमिटेड होता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो पर्सनैलिटी का एस्पेक्ट है, लेकिन जो स्कोप है उसका वो बहुत वाइड होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने आपसे डिस्कस किए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक एट डिफरेंट एजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो डिफरेंट स्टेज पर क्या हमारी डेवलपमेंट होता है उनकी हम बात करेंगे। तो कुछ डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारी, जैसे फर्स्ट है इन्फेंसी। इन्फेंसी जो एज होती है वो 2 इयर्स तक होती है, 2 इयर्स के एंड तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें जो बच्चा होता है छोटा, उसकी जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, और वो जो उसकी मेमोरी की पावर है इसी टाइम पे इंक्रीज होती है। सोचने की जो एबिलिटी होती है, थिंकिंग एबिलिटी, वो भी इसी टाइम पर इंक्रीज होती है। जनरली वो लैंग्वेज को समझना और बोलना भी उसी टाइम पर स्टार्ट करता है। तो इस टाइम पर बच्चे का क्या अच्छे से डेवलप हो जाता है। इस स्टेज पर बच्चों के बहुत सारे इमोशंस होते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिन्हें वो सबके सामने क्या है शो कर देते हैं। आफ्टर सर इस स्टेज के बाद जो बिहेवियर जो होता है बच्चे का, वो इमेजिनेशन में ज़्यादा होता है। इस टाइम पर बच्चे खुद की एक्टिविटीज़ में क्या बिज़ी रहते हैं, इमेजिनेशंस में बिज़ी रहते हैं। ऐसे टाइम में बच्चों को स्टोरी सुनना, देखना बहुत पसंद होता है।
ऐसे टाइम में बच्चे कुछ वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ भी सीखते हैं, तो ये भी क्या है, डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो चाइल्डहुड जो है वो 3 साल से लेकर 12 साल तक होता है। इसमें बच्चे बहुत कंट्रोल करना सीखते हैं अपनी मसल्स के अंदर। इसमें जो बच्चे होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो इसी टाइम पर क्या है, एफिशिएंट होता है। इसी टाइम पे जो बच्चे की पावर्स होती है, जैसे मेमोरी पावर होती है, लॉजिक होते हैं, थिंकिंग होती है उसकी, वो क्या है, इंक्रीज होती है। इमोशंस भी स्टेबल होते हैं। वो अपने बिहेवियर पर कंट्रोल करना सीखते हैं। ये बच्चे सेल्फ रिस्पेक्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस पसंद नहीं करते। सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर इस एज में सोशल क्वालिटीज़ बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। ये बच्चे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और ये बहुत जल्दी किसी भी सोसाइटी में क्या है, एडजस्ट हो जाते हैं। इसी स्टेज पर भी बच्चे जो हैं बहुत करेजियस होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं और एडवेंचरस भी इसी एज में बच्चा होता है। नेक्स्ट पीरियड है एडोलसेंस। एडोलसेंस एक ऐसी एज होती है जो 13 to 19 ईयर होते हैं, जिसे टीन एज भी बोलते हैं। इस एज में बच्चे का बहुत ज़्यादा ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी होता है। डिफरेंट स्टेजेस पर कुछ इसके इफेक्ट होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें जो बच्चे का ग्रोथ है वो बहुत फास्ट होता है इस एज में, और जो उसके फिजिकल चेंजेस हैं वो भी इसी एज में होते हैं। जो उसके इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो भी इसी टाइम पर ही जो हैं डेवलप होते हैं। फिजिकल चेंजेस जो गर्ल्स में और बॉयज़ में हैं, उन जो उन्हें डिफरेंट करते हैं वो भी इसी एज में होते हैं। 13 to 14 ईयर में ही होते हैं, जिन्हें जो इजी देखने से क्या पता चल जाता है। गर्ल्स की वो वॉइस जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, स्वीट हो जाती है और लाइट हो जाती है। बॉयज़ के अंदर बियर्ड आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हाइट, वेट, बोन्स, मसल्स, पावर में भी क्या है, ये चेंजेस होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेंटल कैरेक्टरिस्टिक। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूँ, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक में जो बच्चे का ग्रोथ है वो उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी क्या है, हैंड टू हैंड चलता रहता है। साथ साथ दोनों चीज़ चलती रहती है। इस स्टेज में बच्चे का अंदर मैच्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। उसकी जो थिंकिंग है वो डीप हो जाती है और वो चीज़ों को पढ़ने में, उनमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देता है, स्टोरीज़ में, नॉवेल्स में। और जो इमेजिनेटिव स्टोरीज़ होती है उनमें क्या बिलीव करने लगता है। ठीक है, इसी एज में जो है बच्चा डिसीजन लेना चाहता है और खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ इंडिपेंडेंस चाहता है बच्चा इसमें। तो कुछ जो इसी एज में क्या है, टेंशन और स्ट्रेस जैसी चीज़ें बच्चे के अंदर आ जाती हैं और बच्चा इजीली सबके साथ, दूसरे लोगों के साथ क्या है, एडजस्ट नहीं कर पाता। बच्चे को हेल्थी एनवायरनमेंट चाहिए होता है, एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होती है जो उसे एक अच्छी डायरेक्शन दे। नेक्स्ट है आपका इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें बच्चे की जो इमोशंस हैं उसमें जल्दी जगा जाता है। जो उसे उसके लिए जो इम्पॉसिबल टास्क होते हैं वो परफॉर्म करने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। इसी एज में बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, लेकिन इस एज में वो बच्चा बहुत ज़्यादा कंट्रोल से, इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो समटाइम्स वो डिप्रेशन में भी चला जाता है जब वो डीप थिंकिंग रखता है। इमेजिनेशन के साथ साथ वो जो अपने जैसे बर्ड्स होती हैं तो वो उसी तरह से उड़ना चाहती हैं, तो वो भी बच्चा किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता और उसे
जैसे कुछ इमोशंस होते हैं, लव, एंगर, ग्रीड, हेट, जेलसी, ये सारे जो इमोशंस है उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। सोशल कैरेक्टरिस्टिक यूजुअली देखे जाएँ तो इसी एज में बच्चों के अंदर आती हैं। वो अपने चीज़ों को अपने वे में बनाना स्टार्ट कर देता है और बहुत फ्रेंड्स जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसी एज में बच्चा नॉलेज और एक्सपीरियंस है एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करते हैं। लीडरशिप भी इसी एज में आ जाती है बच्चे के अंदर, और वो खुद को ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि वो सबसे क्या बेटर है। उनके अंदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, म्यूज़िक, डांसिंग, पिकनिक, ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है बच्चे के अंदर। तो इन एक्टिविटीज़ से में पार्टिसिपेट करने से क्या बच्चे के अंदर सोशल क्वालिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो है मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मोटर कोऑर्डिनेशन जो है वो इसी एज में इम्प्रूव होता है। जो इम्प्रूवमेंट देखी जाती है बच्चे के अंदर वो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ में देखी जाती है, जिसका रिजल्ट जो होता है वो बच्चों के लिए लर्निंग एबिलिटी बढ़ा देता है। वो बच्चा मैक्सिमम स्ट्रेंथ और एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को किस तरह से अपने एग्जर्ट करना है वो चीज़ें क्या सीखने स्टार्ट कर देता है। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की आपसे बात करूँ तो क्या प्रॉब्लम्स हैं एडोसेंट्स एज में, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनके बारे में वन बाय वन क्या है डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम्स सभी स्टूडेंट्स के में भी आती है। 11 तो 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसी एज के स्टूडेंट होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है फिजिकल प्रॉब्लम। जब बच्चा एडोलसेंस की एज में होता है तो उसमें क्या चेंजेस आने लगते हैं, तो उन चेंजेस को लेकर, उन ग्लैंड्स को लेकर क्या बच्चा बहुत ज़्यादा वरीड हो जाता है। नेक्स्ट है मेंटल प्रॉब्लम। इस स्टेज में टेंशन होना, स्ट्रेस होना एक बहुत कॉमन चीज़ है। उसके जो उससे क्या है मेंटल प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाती हैं। जो एडोसेंट होते हैं वो इस एज में क्या है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का सामना करते हैं और एडजस्ट करने में उन्हें प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर। जब बच्चे इस एज में होता है तो एग्रेसिव बिहेवियर क्या है एक कॉमन चीज़ हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर क्या गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। इस एज में जो बच्चा है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, वो किसी के साथ नहीं अच्छे से बिहेव करता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है बच्चों के साथ, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है दूसरे लोगों के साथ। इसके साथ साथ वो ये नहीं है कि वो लोगों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता है, वो साथ साथ अपनी फैमिली के साथ भी क्या है उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाता है। ये इस एज में बच्चा क्या है फ्री एटमोसफेयर चाहता है अपने घर घर में बिना किसी रूल्स और रेगुलेशंस के। मैं नेक्स्ट अगर बात करूँ तो क्या होती है इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है। कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो यूजुअली बच्चों के अंदर देखी जाती हैं। इन इमोशनल प्रॉब्लम्स की अगर मैं बात करूँ तो गुस्सा आना किसी के प्रति, मैं कहूँ तो लव है, फियर है, ये सारी चीज़ें क्या इमोशंस बच्चे के अंदर क्या क्रिएट हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड टू सेक्स। इस एज में जब बच्चा आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ जाती हैं, जिसमें एक जो सेक्स से रिलेटेड भी होती हैं, जिसको बच्चा बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ भी क्या डिस्कस नहीं कर पाता। ठीक है, रोज ने एक इसके लिए कुछ डेफिनेशन दी है। सेक्स देन इज़ अ फंडामेंटल फैक्ट टू अडोलसेंस इफ नॉट एट ऑल लाइफ like the overflow of a great river, it irrigates and fertilizes great track to लाइफ टेरिटरी। इसका मतलब क्या है कि बच्चों के अंदर कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स आते हैं एडोलेंस की एज के अंदर, वो पूरी एज नहीं चलते हैं। जैसे एक ओवरफ्लो रिवर होती है ना, तो इसी तरह से ये जो ओवरफ्लो बच्चे के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स टू ऑफ सेल्फ सपोर्ट। इस
में क्या होता है कि बच्चे के अंदर उसे सेल्फ सपोर्ट चाहिए होता है, खुद से सपोर्ट चाहिए होता है। और जो बच्चा क्या है कि उसे सपोर्ट मिल नहीं पाता, ना दूसरों से सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो नई नई एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होना चाहता है। और सही इसी के साथ साथ क्या है, वो अपना कैरियर सेलेक्ट करने में भी क्या है प्रॉब्लम होती है उसे। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। इस एज में बच्चा डिमांड करता है कि उसे रेस्पेक्ट मिले, लेकिन कुछ पेरेंट्स क्या है इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले पाते, इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। इस एज में बच्चे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। नेक्स्ट है सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम में यही है कि जो बच्चा सोसाइटी के साथ क्या एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है, वो अपने पाथ पर चलता है तो दूसरे लोग देखकर उसके क्या है कि कुछ उसके बारे में बातें बनाना, ऐसी चीज़ें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बच्चा क्या है कि उसे प्रॉब्लम आने लगती है के साथ एडजस्ट करने में, उसे एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, उसके लिए एक बेस्ट इंस्टीट्यूट की क्या है ज़रूरत होती है, जिससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। जब ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, उनके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की। इस एज के अंदर बच्चे के अंदर टेंशन जो है वो आ जाता है, और क्या है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उस सारी चीज़ों को होती हैं। अगर बच्चे को हम अच्छा एनवायरनमेंट इस एज में प्रोवाइड करा देते तो क्या है वो ईज़िली सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है। लेकिन उसे के लिए कुछ एफर्ट्स चाहिए होते हैं, जिनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एजुकेशन फॉर मोटर डेवलपमेंट। ऐसी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड कराई जाए जिससे उसका मोटर डेवलपमेंट हो जाए, उसे इनक्रेज किया जाए गेम्स के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, जिससे क्या है उसका मोटर डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी। टीचर और पेरेंट्स को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए साइकोलॉजी की, जिससे वो बच्चे का जो है बिहेवियर समझ सके और जो उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके, और उनका जो उन्हें एक नॉलेज दे सके अपने बच्चे को साइकोलॉजी की। नेक्स्ट है सेक्स एजुकेशन। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर जो सेक्स एजुकेशन है वो अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं कराई जाती, जो होनी चाहिए। आपके स्कूल कॉलेज में भी क्या है सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इस एज में कॉमन सा फैक्ट होता है कि आप स्टूडेंट्स जो हैं या इस एज के बच्चे जो हैं वो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं, ये एक मोस्ट कॉमन थिंग है। तो इसीलिए टीचर्स को, पेरेंट्स को क्या है बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, और जो ऐसे उनसे होने वाली चीज़ों को, सोर्सेज को बताना चाहिए। एक कोई चीप लेक्चर देने की जगह है कि उसका जो है मैनेजमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट है वोकेशनल गाइडेंस। टीचर्स को वोकेशनल गाइडेंस बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। जो ये गाइडेंस होती है वो उनके इंटेलिजेंस को बताते हैं, उनकी कैपेबिलिटी को, एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट को क्या है बाहर लेके आती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन। बच्चों को जो है वो मोरल और रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे कि वो जो उनका माइंड है वो बहुत शांत रहे। रिलीजियस एजुकेशन जो है वो एजुकेशनल सर्कुलम में इंक्लूडेड नहीं होती है, तो उसे क्या है हमें घर पे बच्चों को प्रोवाइड करानी चाहिए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट। बच्चों को उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, उन्हें फैसिलिटीज़ देनी चाहिए, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें अच्छा न्यूट्रिशन मिले और वो उन उसके उनके अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स ना आए। नेक्स्ट है हमारा एडिक्वेट इंडिपेंडेंस। बच्चे को इस टाइम में क्या है हमें इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करानी चाहिए, कुछ तरह से क्या फ्रीडम देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली फ्री फील कर सके, और वो क्या है अपनी जो व्यूज़ हैं वो अच्छे से देख सके, सारी चीज़ों को
नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है इसका सोशल एजुकेशन। सोशल एजुकेशन इम्पोर्टेंट होती है किसी भी एडोलसेंस के लिए, जिससे कि उसकी जो सारी सोशल लाइफ है वो अच्छी हो सके। और उसे सोशल एजुकेशन से वो क्या है कि अपने आप को सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना क्या सीख जाता है। यही था हमारा चैप्टर नंबर 9। थैंक यू।